हेलो बच्चों, वेलकम टू द कंसेप्ट जोन। तो बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं सेमीकंडक्टर का वन शॉट। तो एकदम तैयार हो जाइए और पढ़िए साथ में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर का वन शॉट। एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है तो एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे। सेमीकंडक्टर, तो बच्चों सेमीकंडक्टर है क्या? देखो बच्चों, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स हैं, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स हैं जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। ठीक है, जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। मतलब जानते हो, कंडक्टर में आसानी से करंट फ्लो कर जाता है, इंसुलेटर में करंट फ्लो ही नहीं करता है। तो सेमीकंडक्टर ऐसा है, बीच वाला है। कंडक्टर में इजिली फ्लो करेगा, इंसुलेटर नहीं करेगा। तो इसमें आधा करेगा, आधा नहीं करेगा। मतलब समझ रहे हो बात को? इसमें कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में, इंसुलेटर नहीं करेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर में थोड़ा बहुत करेगा। ऐसे समझिए। तो बोल सकते हो, है ना? तो दोज मटेरियल्स whose conductivity lies between conductor and insulators। ठीक है, आर सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। और सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी को अपन कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों बाय डोपिंग और टेम्परेचर से। तो बोल सकता हूं मैं, इट्स कंडक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय डोपिंग एंड टेम्परेचर। ठीक है, डोपिंग और टेम्परेचर से। तो डोपिंग का मतलब समझ नहीं आ रहा होगा। तो देखिए, डोपिंग कुछ नहीं है। डोपिंग मतलब क्या होता है, ये जो सेमीकंडक्टर होता है ना, इसमें अपन इंप्यूरिटी मिला देते हैं। मतलब कोई बाहरी मटेरियल मिला देते हैं थोड़ा बहुत में। अब मिला देते हैं तो क्या होता है, इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो जो मिलाने का प्रोसेस है, क्या इंप्यूरिटी को सेमीकंडक्टर में मिलाने का जो प्रोसेस है, उसको डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, और बोल सकते हो डोपिंग को मिलाने से क्या हो जा रहा है, डोपिंग को मिलाने से सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। और वैसे ही आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर को भी मैं इंक्रीज करता हूं तो मैं सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी को बढ़ा सकता हूं। समझ रहे हैं बात को बच्चों? तो यहाँ पे डोपिंग से सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात ख्याल में रखना। और याद रखना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में, मतलब कि सीधी सी बात है, जब टेम्परेचर कितना हो, 0 केल्विन। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे आपका जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर बोल सकते हो। ठीक है, तो 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिससे यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता, जिसके कारण वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। कौन? सेमीकंडक्टर। ठीक है, ओके। अब मैं यहां पे और लिख देता हूं, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर आल्सो इंक्रीज करता है। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या करेगा बच्चा? कंडक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बोलने का मतलब यह है कि टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, जिससे कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। रेजिस्टिविटी डिक्रीज मतलब समझते हैं? रेजिस्टिविटी डिक्रीज मतलब उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा सेमीकंडक्टर का, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इजिली फ्लो करेगा, इसलिए उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमको समझ में आया सेमीकंडक्टर क्या है। तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, और जिसका कंडक्टिविटी को मैं कंट्रोल कर सकता हूं डोपिंग से और टेम्परेचर से। डोपिंग करने से कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, इंप्योरिटी मिलाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ टेम्परेचर को इंक्रीज करने से भी इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। ठीक है, अब बच्चों यहां पे अपने को समझना चाहिए, वो है क्या पता है आपका? एनर्जी बैंड। क्या है? एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड को समझिए। तो यहाँ पे बच्चों एनर्जी बैंड क्या होता है मैं समझाता हूं, दरअसल समझने की कोशिश कीजिएगा। कि यहाँ पे एक एटम होता है, मेरे पास क्या होता है? एक एटम। ये मान के चलिए एक एटम है। अब एटम के अंदर यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस होता है तो इसके चारों तरफ क्या होता है? ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं।
इसको मैं बोलता हूं क्या पता है बच्चों, एनर्जी लेवल्स बोलता हूं, डिफरेंट एनर्जी लेवल या डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल मतलब डिस्क्रीट मतलब समझते हैं अलग अलग, अलग अलग, जैसे कि ये कंटिन्यूअस है और ये क्या है आपका डिस्क्रीट है। तो कंटिन्यूअस मतलब लगातार और डिस्क्रीट मतलब अलग अलग। तो यहाँ पे अलग अलग एनर्जी लेवल होता है किसका बताओ, इलेक्ट्रॉन का। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है तो उसका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होगा, जानते हैं लगभग -10 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है ये। और इस न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा तो उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, कम होते जाएगा। मतलब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में घूमता है वो सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, इसलिए मैं इन सबको बोल सकता हूं अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, जिसको मैं बोलूंगा डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। तो एटम के अंदर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, समझ रहे हैं आप बात को। अब क्या होता है कि हमको पता है किसी मटेरियल का बात कर रहा हूं मैं, किसका बात कर रहा हूं, मटेरियल, और किसी मटेरियल के अंदर करोड़ों एटम होते हैं, करोड़ों एटम्स होते हैं। अब करोड़ों एटम्स सॉलिड है, अब सॉलिड है तो जो एटम्स हैं वो पास पास होंगे। अब एटम्स पास होंगे, एक एटम ये है, दूसरा एटम यहाँ पे आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन होगा अलग अलग एनर्जी लेवल पे। इसका इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, एक कंटिन्यूअस रेंज में आ जाता है, एक कंटिन्यूअस रेंज में आता है, जिसको मैं बोलता हूँ एनर्जी बैंड। इसको मैं बोलता हूँ एनर्जी बैंड। तो देखो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं एटम का, लेकिन मटेरियल के अंदर करोड़ों एटम्स होते हैं, तो जिसमें अलग अलग एटम के जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड बन जाता है, जिसको मैं बोलूंगा क्या बताओ, एनर्जी बैंड बोलूंगा। क्या बोलूंगा, एनर्जी बैंड। तो यहाँ पे एनर्जी बैंड बच्चों दो टाइप का होता है आपका, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड होता है, ये रहता है क्या यहाँ पे वैलेंस बैंड, और दूसरा होता है आपका कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है। अब देखिए वैलेंस बैंड क्या होता है, तो वैलेंस बैंड को वीबी लिख रहा हूं, चलेगा ना, वैलेंस बैंड को मैं लिख रहा हूं वीबी, वैलेंस बैंड। अब बच्चों वैलेंस बैंड में क्या होता है पता है, यहां पे देखो ऐसे टाइप का मैं बोलूंगा, एक एनर्जी बैंड है, ये भी एनर्जी बैंड है, किसी भी कंडक्टर के लो, सेमीकंडक्टर लो या इंसुलेटर को लो, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं इसको वैलेंस बैंड और इसको बोल रहा हूं कंडक्शन बैंड। अब एक बात याद रखिएगा, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वैलेंस बैंड बोल रहा हूं मतलब कि सीधी सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन कहां पे हो बताओ, वो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर में जो ऑर्बिट है, वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, वहां पर का इलेक्ट्रॉन है। अब वहां पर का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या रहता है, बॉन्ड में रहता है, एनर्जी बैंड में रहता है। अब यहाँ पे बॉन्ड में रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर तो हो नहीं सकता, मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा क्या, नहीं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एटम के जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को मैं बोलूंगा क्या बताओ, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को बोलूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं न्यूक्लियस से, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इसका मतलब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। अब बच्चों ये रहा कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो बच्चों कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन तभी आता है जब वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ के बाहर आ जाता है। अब मान चलो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिलता है, मैं बाहर से एनर्जी दिया, हीट दे दिया, कोई भी बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो बाहर से इसको एनर्जी मिलेगा, किसको, इस इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन कहलाया जाएगा आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है पता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है कंडक्टर या सेमीकंडक्टर में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है ना, वो क्या बना सकता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये क्या नहीं करता बताओ, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब दूसरा होता है यहाँ पे कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड में क्या होता है, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, लाई इन कंडक्शन बैंड बोल सकते हो, विच है ना, विच कैन प्रोड्यूस या विच कैन बी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे यार इसको, विच कैन फ्री टू मूव इन कंडक्टर बोलो या सेमीकंडक्टर, कंडक्टर बोलो या सेमीकंडक्टर, है ना, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये समझिए। तो मतलब कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। बट वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री नहीं होते, वो बंधे रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, यहां पे मैं बोला क्या, यहां पे था क्या आपका, यहां पे था आपका वैलेंस बैंड, और यहां पे आपका था क्या बताओ, कंडक्शन बैंड, था कि नहीं था। अब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, पाया जा सकता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है पता है, एक गैप होता है, इसको बोलता हूं मैं एनर्जी गैप, या इसी को मैं बोलता हूं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं, एनर्जी गैप, तो सिंपली एनर्जी गैप समझिए। तो यहां पे आ जाता है व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, या एनर्जी गैप क्या होता है। तो तुम बोल सकते हो एनर्जी गैप क्या होता है, तो यहां पे एनर्जी गैप को मैं डिफाइन कर सकता हूं कैसे, तो एनर्जी गैप होता है, तो ये बोल सकते हो एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड, क्या बोल सकते हो, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये डेफिनेशन तो मजा नहीं आ रहा है हकीकत देखा जाए तो, क्यों, हमको दिख रहा है यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप है, उसको बोल दिया आप एनर्जी गैप, बट फील नहीं आ रहा है। तो फील के लिए क्या है पता है, यहाँ पे देखो ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है उसको मैं एनर्जी दूंगा, एनर्जी दूंगा तो एनर्जी पाके क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलेगा तो मान चलो एनर्जी पाके यहाँ तक पहुंच गया, पहुंच गया तो वो मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड शिफ्ट कर दे, उसको मैं बोलता हूँ क्या बताओ, एनर्जी गैप। उसको मैं क्या बोलता हूँ, एनर्जी गैप। मतलब क्या बोल सकते हो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप। तो बोल सकता हूँ इसी को मैं हटा के मैं बोल सकता हूँ क्या बताओ, फॉरबिडन एनर्जी गैप किसको बोलते हैं, या एनर्जी गैप किसको बोलते हैं। तो एनर्जी गैप को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो क्या, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप, इज कॉल्ड एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप कहलाता है बच्चा, ठीक है। तो समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ बताया आपको, क्या बताओ, सेमीकंडक्टर क्या है, जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, जिसके कंडक्टिविटी को मैं कंट्रोल कर सकता हूं बाय डोपिंग, और दूसरा टेम्परेचर से, ठीक है। डोपिंग क्या होता है, डोपिंग होता है किसी प्योर सेमीकंडक्टर पे इंप्योरिटी को मिलाकर उसका कंडक्टिविटी को बढ़ाने का प्रोसेस जो होता है उसको मैं बोलता हूं क्या, डोपिंग। और टेम्परेचर को, टेम्परेचर से कैसे इसका कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है, जिससे उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, याद रखिएगा, ठीक है। एनर्जी बैंड क्या होता है मैं बताया, तो एनर्जी बैंड क्या होता है, ये कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल बैंड होता है किसी सेमीकंडक्टर या मटेरियल के अंदर, किसी मटेरियल के अंदर में क्या होता है, कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड होता है, जिसको मैं बोल सकता हूँ एनर्जी बैंड, ठीक है। एनर्जी बैंड यहाँ पे दो टाइप का पाया जाता है, एक वैलेंस बैंड पाया जाता है और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे मैं वैलेंस बैंड किसको बोलता हूँ, तो वैलेंस बैंड क्या होता है पता है, तो वैलेंस बैंड तुम्हारा मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर न्यूक्लियस से बंधे रहते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं बोलता हूँ क्या बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या बोलता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं बोला वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। और एक होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है कि ये जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाता है तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, ठीक है, इस बॉन्ड से को तोड़ के बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को मैं बोलूंगा फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, ये कंडक्टर में मूव कर सकता है या सेमीकंडक्टर में मूव कर सकता है, इस नाम से ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ओके। अब यहाँ पे मैं बताया आपको, यहाँ पे एनर्जी गैप क्या होता है, इस टाइप का डायग्राम बनाया, यहाँ पे आपको बताया था कंडक्शन बैंड होता है, यहाँ पे आपको बताया था वैलेंस बैंड होता है। और वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है यहाँ पे, और कंडक्शन बैंड भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। तो यहाँ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में यहाँ पे क्या होता है, एक एनर्जी गैप होता है, जिसको मैं फॉरबिडन एनर्जी गैप बोल सकता हूँ। ये एनर्जी गैप को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप, या इसी को अच्छे से डिफाइन करना है तो बोल सकते हो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड पे शिफ्ट करने के लिए जो मेरे को एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है उसको मैं बोलता हूँ क्या, एनर्जी गैप बोलता हूँ, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। अब बच्चों मैं यहाँ पे एनर्जी बैंड के बेसिस पे यहाँ पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफाइन करता हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंडक्टर है, यहाँ पे क्या है कंडक्टर, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेमी कंडक्टर, थोड़ा दूर लेते हैं, सेमी कंडक्टर, और यहाँ पे मैं लेता हूँ इंसुलेटर, इंसुलेटर। ठीक है, एनर्जी बैंड के बेसिस पे मैं इसको बता रहा हूँ। तो देखिए कंडक्टर का जो एनर्जी बैंड होते हैं, तो इसमें जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, ये ओवरलैप कर रहता है एक दूसरे से। मतलब यहाँ पे वैलेंस बैंड बोलूंगा या कंडक्शन बैंड, यहाँ बोलोगे तो एक बीच में रीजन कहलाएगा, इसको मैं बोलूंगा क्या बताए, ये रीजन क्या है बताओ, ओवरलैप रीजन है, ओवरलैप रीजन है बोल सकते हो। किसका किसका ओवरलैप रीजन है बताओ, वो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का। अब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे मान के चलो, अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हल्का सा भी एनर्जी मिला, थोड़ा सा भी थर्मल एनर्जी मिला, थोड़ा सा भी थर्मल एनर्जी मिला, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट कर सकता है। और यहाँ पे देखिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई एनर्जी गैप है क्या, एनर्जी गैप नहीं है, गैप नहीं है, तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है बताओ, जीरो होता है। एनर्जी गैप क्या होता है, जीरो होता है। तो बोल सकते हो कंडक्टर पे एनर्जी गैप क्या होता है, जीरो होता है। और यहाँ बोल सकते हो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड क्या करता है बताओ, ओवरलैप ईच अदर, ईच अदर। ठीक है, और यहां पे क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इजिली हो जाएगा, है ना, तो बोल सकते हो इसको इजी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पे आप देखिए सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में थोड़ा गैप रहता है बच्चों, किसके किसके बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। तो वैलेंस बैंड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मान के चलो, ये वैलेंस बैंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड है और ये क्या है बताओ, वैलेंस बैंड है। तो देखा जाए तुम्हारा 0 केल्विन पे, ठीक है, जब टेम्परेचर है ही नहीं, कोई थर्मल एनर्जी है नहीं, तो इनिशियली आपका क्या है, वैलेंस बैंड यहाँ पे पूरा कंप्लीटली फिल्ड है या पार्शियली फिल्ड है, किससे बताओ, इलेक्ट्रॉन से। बट कंडक्शन बैंड क्या है, हम बताओ, कंडक्शन बैंड पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे एम्प्टी है, कंडक्शन बैंड पूरा पूरा क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब यहाँ पे मैं कुछ थर्मल एनर्जी इसको देता हूँ, कुछ थर्मल एनर्जी मतलब हीट कुछ देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर का इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके किसमें चले जाता है, कंडक्शन बैंड में। अब कंडक्शन बैंड में जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो इसलिए सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाता है। ठीक है, और दूसरा बात कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, तो ये एनर्जी गैप बच्चों 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम होता है। किससे कम होता है, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब एनर्जी 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम है तो यहाँ पर का इलेक्ट्रॉन आसानी से उतना एनर्जी पा जाता है कि ये यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है। मतलब इसका जो एनर्जी गैप होता है लगभग 2.4 होगा, 1.1 होगा, 0.7 होगा इलेक्ट्रोवोल्ट, तो यहाँ पर का इलेक्ट्रॉन उतना एनर्जी पाके इजिली यहाँ पे जा सकता है। मतलब बोल सकते हो एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है बताओ, जंप कर जाता है, कहां से बताओ, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, एंड क्या करता है बताओ, ये कैन बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी आराम से क्या कर सकता है बताओ, कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, और यहां पर बोल सकते हो पहला पॉइंट ये हो गया, और एक बात बोल सकते हो क्या कि इसका जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप जो होता है, इसका एनर्जी गैप जो होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे बताओ, कंडक्टर के एनर्जी गैप से, कंडक्टर के एनर्जी गैप से, और लेस देन होता है इंसुलेटर के एनर्जी गैप से, इंसुलेटर के एनर्जी गैप से। ठीक है, तो बोल सकते हो इंसुलेटर के एनर्जी गैप से क्या होता है बताओ, इसका सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप कम होता है और कंडक्टर से ज्यादा होता है। ये बात दिमाग में रखिएगा। अब इंसुलेटर में क्या होता है, तो इंसुलेटर पे यहाँ पे एनर्जी बैंड बनते हैं। ठीक है, इंसुलेटर में यहाँ पे मैं एनर्जी बैंड बनाता हूँ, यहाँ पे वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। अब यहाँ पे क्या है बताओ, आपका इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही रहता है। ठीक है, तो इसको मैं ये दूर बना देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका कंडक्शन बैंड। अब इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है बच्चों, ये 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा होता है, ये 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा होता है, इवन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा मतलब इसका एनर्जी गैप जनरली पाया जाता है इंसुलेटर में, वो लगभग एनर्जी गैप पाया जाता है, आप देखेंगे तो 5 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास, 5.4 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास, 5.5 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास, तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ से आप थर्मल एनर्जी देते हैं, बाहरी एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड के, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके यहाँ से जंप करेगा, लेकिन इतना एनर्जी नहीं पाता कि यहाँ तक पहुंच पाए, ये वापस लौट के इसी में आ जाएगा। मतलब देखा जाए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्शन बैंड नहीं पहुंच पाएगा।
और इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड नहीं पहुंच पाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा तो इंसुलेटर में कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। इसी नाम से इंसुलेटर में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते ही नहीं है। फ्री टू मूव होने के लिए उतना एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी इसको मिलता नहीं है कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच पाए। तो यहां बोल सकते हो क्या, एनर्जी गैप जो होता है, एनर्जी गैप जो होता है ये क्या होता है बताओ, क्वाइट लार्ज होता है एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर, एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर बोल सकते हो। और यहां भी एक बात बोल सकते हो, यहां पे शुरुआती तौर पे वैलेंस बैंड पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होता है, लेकिन कंडक्शन बैंड पे इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा एम्प्टी होता है। अब इसको मैं थर्मल एनर्जी भी देता हूं, फिर भी वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड ही होता है, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता है। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब कि यहाँ पे कंडक्टर क्या है, तो कंडक्टर पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप किए रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी थर्मल एनर्जी पाके इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। मतलब कि यहाँ पे कंडक्टर पे एनर्जी गैप क्या होता है, जीरो। वैसे ही आपका आता है यहाँ पे क्या, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, इसके बीच में एनर्जी गैप होता है, बट 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम होता है। और शुरुआत में कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और आपका वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पार्शियली या कंप्लीटली फिल्ड होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को मैं जब रूम टेम्परेचर पे लाकर रख देता हूँ, रूम टेम्परेचर पे लाता हूँ, तो इसको थर्मल एनर्जी मिलता है, और यहाँ पर का सफिशिएंट थर्मल एनर्जी मिलने के नाम से ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, और जंप करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव हो जाते हैं, जिससे आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाता है। क्लियर है बात। अब यहाँ पे इंसुलेटर होता है, तो इंसुलेटर पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिससे आप यहाँ पे रूम टेम्परेचर में लाए चाहे टेम्परेचर और बढ़ाए, यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी नहीं मिल पाता कि कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर पाए और फ्री टू मूव हो पाए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए। मतलब कि इंसुलेटर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, चाहे आप कितना इसको थर्मल एनर्जी दे ले। साथ ही साथ शुरुआती दौर पे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होता है, बट यहाँ पे कंडक्शन बैंड क्या होता है बताओ, यहाँ पे खाली रहता है। तो ये दोनों में सेम होता है। शुरुआती तौर पे क्या है, इसमें वैलेंस बैंड क्या है बताओ, कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ पे वैलेंस बैंड क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड है। बट यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी होता है, यहाँ भी एम्प्टी होता है। बट इसको मैं रूम टेम्परेचर पे लाता हूँ तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाता है, बट इसको रूम टेम्परेचर पे लाता हूँ तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाते। इस नाम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाता है। मेरे ख्याल से आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक, ओके। अब यहां पे एक और बात आ जाता है, फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल, तो फर्मी एनर्जी लेवल क्या है, तो ये बोल सकते हो यार, मैक्सिमम एनर्जी possessed by electron at absolute zero temperature, absolute zero temperature in material is called Fermi energy level, energy level। तो सीधी इस बात है, जब टेम्परेचर जीरो रहता है तो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी जो होता है, उसको अपन बोल सकते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है। अब मेरे को बताना था यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहां पे प्योरिटी के हिसाब से सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको मैं बोलता हूं एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा मैं बोलता हूं यहां पे क्या पता है आपका, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है और दूसरा क्या होता है आपका, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो मैं बोल सकता हूं सेमीकंडक्टर विदाउट एनी इम्प्यूरिटी कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड, या आर बोल दो, आर
कॉल्ड क्या कहलाता है बताओ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब भाई इसमें इंप्योरिटी है नहीं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल सकता हूं, प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल सकता हूं, या शॉर्टकट में इसको बोला भी जाता है क्या पता है, इंट्रिंसिक का आई ले लो तो इसको आई टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, आई टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल होता है बच्चा, क्या एग्जांपल होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यहाँ दो टाइप का हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि सिलिकॉन होता है और यहाँ पे क्या होता है आपका जर्मेनियम होता है। ठीक है, सिलिकॉन और क्या होता है, जर्मेनियम होता है। ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है क्योंकि इसके पास 4 वैलेंसी होता है। 4 वैलेंसी मतलब इसके आउटर सेल पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 4 वैलेंसी होता है तो ये तो 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। दे देगा तो सीधी सी बात है ये पूरा कमजोर पड़ जाएगा, और ले लेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इसका न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ना दे सकता ना ले सकता है। इस सिचुएशन पे जो सिलिकॉन होता है 4 इलेक्ट्रॉन ना दे सकता ना ले सकता है, इस कंडीशन पे क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब मान चलो सिलिकॉन 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 का मटेरियल है, अब सिलिकॉन मटेरियल है तो उसके चारों तरफ सिलिकॉन के एटम्स होंगे। अब सिलिकॉन के एटम्स होंगे तो सिलिकॉन के पास क्या है बताओ, आउटर मोस्ट सेल पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैं बोला, तो यहाँ पे दूसरा सिलिकॉन एटम होगा उसके पास भी कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी सिलिकॉन होगा इसके पास भी कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। इधर भी सिलिकॉन होगा इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा, और इधर भी सिलिकॉन होगा इसके पास भी क्या होगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल पे होंगे। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो ये ऐसा ऐसा करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड साझा बना के। अब इसके साइड भी इधर भी एक आध सिलिकॉन होगा, पीछे भी सिलिकॉन होगा, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, तो सबके साथ इस तरीके से ये क्या बनाएगा बताओ, आपका कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ओके। अब ये ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो एक बात बताओ यहाँ पे टेम्परेचर क्या है एग्जैक्टली, मान के चलो जीरो टेम्परेचर है, तो बताइए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नहीं। कोई होल्स एक्स्ट्रा है, नहीं। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना एक्स्ट्रा होल्स है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सब बॉन्ड में है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़ा बाहर निकल जाएगा भाई कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, बिल्कुल नहीं। तो 0 केल्विन पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब क्या होता है, जब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे लाता हूँ तो रूम टेम्परेचर पे लाता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पर के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो जानते हो कोवैलेंट बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है, खासकर इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम सिर्फ कार्बन होता है, कार्बन जिसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन का बनता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। अब इतना स्ट्रांग बनाता है कार्बन, आप जानते ही हो कि वो आपका डायमंड बना देता है। अब डायमंड जानते हो कितना सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है एक हिसाब से देखा जाए तो कार्बन के कंपाउंड में। ठीक है, तो कार्बन का जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के साथ बहुत स्ट्रांग होता है, बट सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। अब मैं इसको जब रूम टेम्परेचर पे लाता हूं तो इसको एनर्जी मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाक क्या हो जाता है, यहाँ से जम करके बाहर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जम करके बाहर आएगा तो खाली जगह बचेगा, ये खाली जगह बचता है उसको मैं बोलता हूँ होल। क्या बोलता हूँ, होल। और इसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन, इसको मैं बोलूंगा क्या, इलेक्ट्रॉन। अब रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन सीधी सी बात है इधर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और इधर होल्स आ जाएगा। तो क्या होते जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और होल्स भी मूव करेगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों मूव करते हैं। इस तरीके से होल्स के कारण भी करंट बनेगा, इलेक्ट्रॉन के कारण भी करंट बनेगा। मतलब कि यहाँ पे भैया कुछ ज्यादा नहीं समझना है, रूम टेम्परेचर आया, इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन आया, और फ्री इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे आप जर्मेनियम बोल सकते हो, यहाँ पे जर्मेनियम डाल दो, सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम 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 जर्मेनियम, तो यहाँ पे जर्मेनियम भी इस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर बनाएगा और यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, और जब उसको भी एनर्जी मिलेगा तो वहां पर कभी इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आएगा और वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे। इस तरीके से जर्मेनियम भी एक आपका क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर, जिसमें रूम टेम्परेचर या थर्मल एनर्जी पाने के बाद वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात मेरे को करना था आप लोगों से, क्या कि भाई सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये दोनों टेट्रावैलेंसी है, मतलब 4 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब भैया कि मैं यहाँ पे कार्बन, अभी जस्ट आपको बोला कार्बन के पास भी कितना होता है बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आपका सेमीकंडक्टर क्यों नहीं होता? इसको भी मैं बोल सकता हूँ प्योर सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई कार्बन इज नॉट अ सेमीकंडक्टर बट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन क्यों नहीं होता? तो बच्चों क्या होता है पता है, देखिए अभी मैं बताया था यहाँ पे ये होता है वैलेंस बैंड और ये होता है कंडक्शन बैंड। इनके बीच में क्या होता है, एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ पे जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। तो देखिए सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप होता है वो लगभग होता है 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है,
अब ऐसी जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी गैप होता है वो लगभग आपका होता है बच्चा कितना पता है, ये 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब वहीं पे मैं कार्बन का मैं एनर्जी गैप बात करूं तो कार्बन का जो एनर्जी गैप होता है वो लगभग 5.4 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है अप्रॉक्स। अब देखो 1.1 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम है, तो सेमीकंडक्टर हो गया, आसानी से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है थर्मल एनर्जी पाके। 0.7 तो इससे भी कम हो गया और कम, जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन तो और आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जा सकता है, ये दोनों आराम से सेमीकंडक्टर बनते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। बट यहाँ पे एनर्जी गैप जो है वो कितना है देखो 5.4। अब मैं जस्ट बताया था कंडक्टर के लिए एनर्जी गैप क्या होता है आपका 0, सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी गैप क्या होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट, और बताया था इंसुलेटर के लिए क्या होता है, इंसुलेटर के लिए एनर्जी गैप क्या होता है आपका ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो भाई ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट बहुत ग्रेटर देन है, देखो 5.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो इसका एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकता। अब जा नहीं सकता तो कार्बन जो है सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव ना करके इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इस कारण तुम बोल सकते हो क्या बताया कि कार्बन तुम्हारा सेमीकंडक्टर नहीं होता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर, बट आपका कार्बन क्यों नहीं है, तो आप यहाँ बोलिएगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम को जो एनर्जी गैप होता है वो मॉडरेट होता है, वो स्मॉल होता है, बट आपका जो कार्बन है उसका एनर्जी गैप जो होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में वो बहुत ज्यादा होता है, क्वाइट लार्ज होता है, जो कि मोर देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, अप्रॉक्स 5.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, जिसके कारण आपका ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ना कि सेमीकंडक्टर। क्लियर है बात? ओके। अब मैं आपसे बात किया था, क्या बताओ कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर को, जिसमें कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं किया जाता। ठीक है, ओके, इस नाम से इसको मैं बोलता हूं, क्या बताओ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आता है एग्जांपल में सिलिकॉन और जर्मेनियम आता है, और यहाँ पे बोल सकते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बच्चा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। याद रखना, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही होल्स होगा। सर होल्स क्या है, तो मैं बताया क्या, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है तो इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ के बाहर चले जाता है। अब बाहर जाएगा तो जिस जगह को छोड़े रहेगा वो खाली जगह में, वो जगह खाली रहता है, उस खाली जगह को ही मैं बोलता हूँ होल्स, और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है तो इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ज कैरियर बोलते हैं इसको। चार्ज कैरियर क्या होता है, चार्ज कैरियर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है किसी भी मटेरियल पे। अब देखा जाए हमारे पास मटेरियल, मतलब हमारे पास देखा जाए 3 स्टेट होता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस होता है। ठीक है, अब देखा जाए कि जो सॉलिड होता है उसमें हम खासकर मेटल्स देखते हैं, और मेटल्स पे हमको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, लेकिन प्रोटॉन किस में होता है, न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन क्या कंडक्टर में मूव कर सकता है, मेटल्स में मूव कर सकता है? नहीं, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियर फोर्स से बंधा रहता है, क्यों, तो प्रोटॉन तो हिल ही नहीं सकता, तो प्रोटॉन मूव नहीं करता। तो मूव कौन करता है किसी कंडक्टर मेटल के अंदर में, वो है इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए मेटल्स का जो चार्ज कैरियर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी बनता है, चार्ज कैरियर है वो। ठीक है, अब आपका यहीं पे मैं सेमीकंडक्टर का बात करूं तो सेमीकंडक्टर में बच्चों इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो होल्स भी मूव करता है। इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो होल्स पीछे जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ते जाएगा तो होल्स पीछे होते जाएगा। तो होल्स भी मूव करता है, इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों को दोनों सेमीकंडक्टर का क्या होता है, चार्ज कैरियर। तो चार्ज कैरियर ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन और होल्स। वैसे ही आप देखेंगे किसमें, आप लिक्विड में बात करेंगे, गैस में बात करेंगे, तो लिक्विड और गैस में आपका पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस होते हैं, वो मूव कर सकते हैं। तो लिक्विड या सॉलिड, लिक्विड या गैस का जो चार्ज कैरियर होता है वो क्या होता है आपका, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। ओके, आप इसको दिमाग में रखिएगा। तो मैं क्या बोला, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विदाउट एनी इंप्योरिटी सेमीकंडक्टर को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या होता है, इक्वल। इसका एग्जांपल होता है सिलिकॉन जर्मेनियम। तो ऐसा पूछ दिया यहाँ पे डिफरेंस लिखने के लिए, तो आप पहला पॉइंट इसको लिख देना, दूसरा पॉइंट एग्जांपल को लिख देना, और तीसरा पॉइंट में आप लिख देना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होता है, यदि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है तो। हाँ, इसमें भी बताता हूँ पॉइंट। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किसका बात करूंगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोल सकता हूं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का रोल कब आता है, इसी से आता है बच्चों। हमको पता है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो, उसके पास उतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, जीरो पे तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन फ्री होता ही नहीं है। ठीक है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसका जो कंडक्टिविटी होता है प्योर सेमीकंडक्टर का, वो क्या होता है, एकदम कम होता है। तो बोल सकते हो कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इज वेरी लो। तो इसका कंडक्टिविटी कम होता है तो हमको उतना फायदा होने से रहा। तो
तो इसका कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें इंप्यूरिटी ऐड करते हैं। क्या करते हैं? इंप्यूरिटी ऐड करते हैं। और इंप्यूरिटी ऐड करने से आपका जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो बन जाता है, क्या पता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो वी नो दैट क्या, कंडक्टिविटी ऑफ क्या बोल सकते हो, प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज लो या इज वेरी लो बोल सकते हो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, बट इसका कंडक्टिविटी को मैं बढ़ा सकता हूं, बट इट्स कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग इम्प्यूरिटी। ठीक है, एडिंग इम्प्यूरिटी या फिर डोपिंग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डोपिंग। तो पूछ दिया जाता है, मान चलो डोपिंग क्या है, तो डोपिंग क्या है यहाँ पे आंसर करना है आप, तो आंसर कर सकते हैं डोपिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपन प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी मिलाते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। क्या बोला मैं? डोपिंग किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ एडिंग या फिर मिक्सिंग बोल सकते हो इम्प्यूरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर। अब प्योर सेमीकंडक्टर मतलब बोल सकते हो क्या, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बताओ? डोपिंग। इज कॉल्ड डोपिंग। तो सर हम डोपिंग क्यों करते हैं? अभी तो बताया बच्चों, डोपिंग क्यों करते हैं भाई? डोपिंग करते हैं मतलब इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। और कंडक्टिविटी किसका इंक्रीज करता है? प्योर सेमीकंडक्टर का। तो प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी कम है, अब इसमें मैं इंप्यूरिटी मिलाया तो इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर दिया। जो इंप्यूरिटी मिलाने का तरीका है, जो प्रोसेस है, उसको मैं डोपिंग बोला। ठीक है, और इंप्यूरिटीज जो होते हैं उसको डोपेंट बोलते हैं। एंड इंप्यूरिटीज आर कॉल्ड क्या कहलाता है? डोपेंट। क्या कहलाता है बच्चा? डोपेंट। जो इंप्यूरिटी मिलाते हैं वो क्या कहलाता है आपका? डोपेंट कहलाता है। ठीक है, ओके। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? इसको समझना है तो आप बता सकते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी कम होता है, तो उसका कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंप्यूरिटी को बढ़ा देते हैं। इंप्यूरिटी बढ़ाते हैं तो हमको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है, जिसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। और डोपिंग क्या है? तो डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपन इंप्यूरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं। और डोपिंग करने से क्या होता है, जो कंडक्टिविटी होता है प्योर सेमीकंडक्टर का वो इंक्रीज कर जाता है, और जो इंप्यूरिटी मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डोपेंट। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। अब बच्चों यहां पे मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, आगे अब देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे ही यहाँ पे जो इम्प्यूरिटी होता है मैं मिलाता हूँ। इम्प्यूरिटी ये दो टाइप का होता है। तो यहाँ पे इम्प्यूरिटी क्या होता है बताओ? आपका दो टाइप का होता है। पहला टाइप जो होता है इसको मैं बोलता हूँ पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, और जो दूसरा होता है इसको मैं बोलता हूँ क्या पता है? ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी। ठीक है, तो देखो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी यहाँ पे आपका पाया जाता है, उसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे सबसे पहला आप ले सकते हैं फास्फोरस, दूसरा ले सकते हैं यहाँ पे आप आर्सेनिक, तीसरा ले सकते हैं आप एंटीमनी, etc। और भी होते हैं लेकिन इसको याद रखो, तीन ही काफी है आपके लिए, आप लोगों के लिए। तो क्या क्या होता है बताओ? पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी में आपको पता होना चाहिए फास्फोरस, आर्सेनिक और क्या होता है? एक एंटीमनी होता है। और ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो बच्चों जैसे कि होता है बोरॉन, क्या होता है? बोरॉन, और होता है आपका एल्यूमिनियम, और होता है आपका यहाँ पे ले सकते हो इंडियम, और बस काफी है, तीन याद रखो इसका, और क्या। ठीक है, तो ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी, ट्राईवैलेंट मतलब जिसके पास वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 3, तो उसको ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी बोलेंगे। वो होते हैं आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम। ठीक है, वैसे ही आपका पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी होता है, तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी क्या क्या होता है? फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। इसके आउटर सेल पे 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। ठीक है, अब इसको इम्प्यूरिटी अपन ऐड करते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम है। जर्मेनियम को मैं बोल दिया प्योर सेमीकंडक्टर, या सिलिकॉन ले लो। जब इसमें मैं मिलाऊंगा क्या पता है? पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। क्या मिलाता हूं? पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाता हूं। तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाएंगे तो क्या होगा? देखो यहां मेरे पास क्या है? जर्मेनियम का एटम,
कितना एटम, जर्मेनियम का एटम है चारों तरफ, है कि नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ पे, यहाँ भी देखो जर्मेनियम का एटम है चारों तरफ, किसका है बताओ? जर्मेनियम का एटम है यहाँ पे, ऐसे टाइप का। यहाँ भी ले लेते हैं, क्या है? जर्मेनियम एटम किसी मटेरियल के अंदर। अब मैं इसमें चारों तरफ जर्मेनियम एटम है और बीच में डाल दिया किसको पता है? पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को। तो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी में लेते हैं फास्फोरस। अब फास्फोरस डाल दिया, पेंटावेलेंट है, तो इसके आउटर सेल पे 1 2 3 4 और एक एक्स्ट्रा 5 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा क्या होगा यहाँ पे? 5 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों के बीच में कोवैलेंट बनेगा, ये दोनों के बीच में कोवैलेंट बनेगा, इनके बीच में कोवैलेंट 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 ऐसा बनते जाएगा। ठीक है, इनके बीच में बन जाएगा कोवैलेंट। ठीक है, इधर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब देखो ये फास्फोरस का चारों इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के साथ क्या बना ले रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बना ले रहे हैं। जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना ले रहे हैं, लेकिन इस फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस के पास पेंटावेलेंट है तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना लिए, तो एक्स्ट्रा बचा कि नहीं बचा? तो अब से जो एक एटम के पास, फास्फोरस के एक एटम के पास कितने हैं बताओ? एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे कितने सारे इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के एटम्स हो सकते हैं मिलाएंगे तो? अब इतने सारे फास्फोरस के एटम होंगे तो वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये सब इलेक्ट्रॉन क्या है बताओ? फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाएगा? इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा प्योर सेमीकंडक्टर का। देखिए शुरू में इसके पास एक भी नहीं था, यहाँ पे शुरू में एक भी था क्या? नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे मान चलो है ना, शुरू में इसके पास कोई एनर्जी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बंधा पड़ा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसका कंडक्टिविटी अभी ना के बराबर है। और जब यहाँ पे मैं पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी मिला दिया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो इसमें करोड़ों एटम है तो करोड़ों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो करोड़ों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो आराम से कंडक्टिविटी बिहेव करे कि नहीं करेगा? तो सीधी सी बात है, इसको मिला देने से आपका जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि फास्फोरस को मिला दिया तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस को मैं बोल सकता हूं, जो फास्फोरस इम्प्यूरिटी है, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी है, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी है फास्फोरस, उसको मैं बोल सकता हूं डोनर टाइप एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोनर टाइप एटम भी बोल सकते हैं इसको। आप समझिए इसको। ठीक है, तो मैं क्या बोला? यहाँ पे जर्मेनियम क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें मिला है पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी मिलाया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया। इलेक्ट्रॉन आपका होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है आपका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से एन को उठा लो तो ये बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बन जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर में जब पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है तो मेरे को मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। और जब इसी प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी मिलाता हूं, ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी मिलाता हूं, तो ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी क्या है? एल्यूमिनियम। तो जैसे एल्यूमिनियम को लिखा तो ऐसे इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ मान के चलो जर्मेनियम है, ऐसे जर्मेनियम 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 है, तो जर्मेनियम के चारों तरफ ऐसा ऐसा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बताओ? ऐसा ऐसा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो जर्मेनियम के चारों तरफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है बताओ? इसके साथ, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड बनाएगा तो एक बात बताओ, ये जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन इससे बनाएगा, ये जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन इससे बनाएगा, ये जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन इससे बनाएगा। अब जर्मेनियम का ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, एल्यूमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया, तो जर्मेनियम का ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना नहीं पाता, तो यहाँ पे खाली जगह बचता है। तो खाली जगह बचता है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जाता है बताओ? एक्स्ट्रा होल आ जाता है। एक्स्ट्रा क्या आ जाता है? होल। क्योंकि यहाँ पे जर्मेनियम को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना दे रहा है बताओ? 3 दे रहा था, एक खाली जगह बच रहा है, तो खाली जगह मैं बोलूंगा क्या? होल। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या होते हैं बताओ? होल्स। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन यदि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन यदि नेगेटिव चार्ज है तो होल क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। तो होल किसकी तरह हो जाएगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज की तरह। अब पॉजिटिव मतलब पी से स्टार्ट होता है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव का पी को उठा लोगे तो ये बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बन जाता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो मैं बोला क्या आपको? जब प्योर सेमीकंडक्टर पे मैं पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी मिलाता हूं, तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना देता है। और जब मैं प्योर सेमीकंडक्टर पे ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी मिलाता हूं तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बना देता है। तो पेंटावेलेंट पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव का एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जब मैं ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी मिलाता हूं प्योर सेमीकंडक्टर में, तो ट्राईवेलेंट मिलाया तो वहां पे एक्स्ट्रा होल, और होल एक्स्ट्रा हो गया तो होल मतलब पॉजिटिव, मतलब हो गया पॉजिटिव का पी से बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आप समझ जाइए। तो यहाँ पे क्या समझ में आया? यहाँ पे समझ में आया यहाँ पे कि यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होता है, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां बोल सकते हो 2 टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक
सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप होंगे आपका, क्या क्या, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा होगा आपका बच्चा पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर आ गया। तो देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर कब आता है, तो इसमें क्या करते हैं अपन बताओ, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी क्या करते हैं बताओ, इसमें ऐड करते हैं टू प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर पे पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, तब जाके मिलता है मेरे क्या बताओ, एन टाइप सेमीकंडक्टर। दैट इज पेंटावैलेंट इंप्योरिटी क्या होता है, तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज आपके होते हैं क्या क्या बताओ, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और फास्फोरस हो गया। ठीक है, बोल सकते हैं। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या बनाते हैं अपन, क्या डालते हैं बताओ, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए अपन ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर टू गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब यहां पे जो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी होता है, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी होता है, वो क्या होता है आपका, तो ये बोल सकते हो एल्यूमिनियम हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा, और एक और क्या है, इंडियम हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर पे ये सब चीज हो गया। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर को मैं बोल सकता हूं क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिला रहे हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसको बोल सकता हूं क्या पता है, डोनर टाइप सेमीकंडक्टर, डोनेट करता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देता है, तो डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये आपका जो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये क्या होता है बताओ, इसके पास होल्स एक्स्ट्रा होता है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, तो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूं एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर बोल सकता हूं इसको मैं। क्लियर है बात। वैसे तीसरा देखिए, तीसरा मैं बोल सकता हूं एन टाइप सेमीकंडक्टर पे क्या होंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा नंबर ऑफ होल्स से, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और यहां पे देखा जाए तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिला रहे हैं पी टाइप में, तो पी टाइप में होल्स ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट बनेगा वो करंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू होल्स के कारण। सेम टू सेम मैं यहां बोल सकता हूं, यहाँ पे जो होल्स के कारण करंट बनेगा वो बहुत ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि होल्स ज्यादा है। और मैं बोल सकता हूं यहाँ पे क्या बताओ, एन टाइप सेमीकंडक्टर पे क्या होता है, है ना, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज करियर, मेजॉरिटी चार्ज करियर, तो मेजॉरिटी चार्ज करियर यहाँ पे क्या होगा बताओ, तो मेजॉरिटी चार्ज करियर होगा बच्चा इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी चार्ज करियर क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, तो माइनॉरिटी चार्ज करियर यहाँ बच्चा होगा आपका होल्स होंगे। वैसे यहां बोल सकते हैं उल्टा होगा, क्योंकि यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब ज्यादा में कौन है, होल्स, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है यहाँ पे, होल्स। और यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बच्चा यहाँ पे कितना है बताओ, इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है, मतलब मैं बनाना चाहूं यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये एन है, ठीक है, ये क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर पे क्या होंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्स होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और ये क्या है बताओ, होल्स है। तो एक बात बताओ, ज्यादा में कौन है, इसमें ज्यादा में कौन है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है इसमें बताओ, इलेक्ट्रॉन्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स है। और कम क्या है बताओ, होल्स, एक दो होल्स है, तो होल्स क्या हो गए यहाँ पे बताओ, ये हो गए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए। सिमिलरली मान के चलो यहाँ मैं बनाता हूँ पी टाइप सेमीकंडक्टर, मान चलो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें एक्स्ट्रा क्या होंगे बताओ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में क्या होंगे, होल्स, और थोड़ा बहुत यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो होल्स क्या हो गए यहाँ पे, होल्स आपके हो गए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हम बताओ, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर।
ठीक है, ओके। तो अब इसको मिटा दिया जाए। थोड़ा इंक डाल लेते हैं, इंक। ठीक है, तो हम लोग, आप लोगों को समझ में आया होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक बार और बोल रहा हूं, जब प्योर सेमीकंडक्टर पे पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी होता है यहाँ पे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। और जब प्योर सेमीकंडक्टर पे ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिलाता हूं तो मेरे को मिलता है क्या बताओ, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी होते हैं एल्यूमिनियम बोल सकते हैं, बोरान बोल सकते हैं और इंडियम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब एक और बात याद रखना, एट इक्विलिब्रियम पे किसी सेमीकंडक्टर पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और नंबर ऑफ होल्स का जो मल्टीप्लाई होता है, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक का स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। ये फॉर्मूला दिख जाता है तो इसको टिक मार देना, एमसीक्यू में आता है ऐसा, कौन से कंडीशन पे होता है तो इसको टिक मार देना। ठीक है, ओके। हाँ, मेरे को बात करना है आप लोगों से आगे। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर देख लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर देख लिए, अब हमारा बात स्टार्ट होता है किसमें पता है, पीएन जंक्शन डायोड पे। किसमें बात चालू होता है, इंपॉर्टेंट है, पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड क्या है, तो पीएन जंक्शन डायोड बच्चा एक अरेंजमेंट है जिसमें मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ ज्वाइन करता हूं, तब यहां पे एक फॉर्मेशन होता है, ठीक है, डायोड का, जिसको मैं बोलूंगा पीएन जंक्शन डायोड। ये पीएन जंक्शन डायोड एक टू टर्मिनल डिवाइस है, तो बोल सकते हो इट इज टू टर्मिनल डिवाइस, एक टू टर्मिनल डिवाइस है विच इज फॉर्म्ड by joining p type semiconductor to n type semiconductor and which allows current to flow only in one direction, मतलब इसको यूनि डायरेक्शनल बोल सकते हो, यूनि डायरेक्शनल करंट बनाकर रखता है ये। ठीक है, मतलब क्या है, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, पीएन जंक्शन डायोड एक टू टर्मिनल डिवाइस है, इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, दो ठो इसका तार निकलेगा, समझ लो, एक टू टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से ज्वाइन करने के बाद बनता है। ठीक है, और इसका काम क्या है, तो पीएन जंक्शन डायोड का काम होता है क्या, करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो कराने का। मतलब करंट जानते हो, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक बार करंट आगे जा रहा है, एक बार करंट पीछे जा रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी करंट जो होता है वो अपना डायरेक्शन लगातार हर एक हाफ साइकिल में चेंज करता है। बट ये जो डायोड है वो क्या करता है, डायोड जो है उसको एक डायरेक्शन बना देगा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव बनाए रखेगा, नेगेटिव जाने नहीं देगा। ठीक है, तो डायोड का काम क्या है बताओ, तो डायोड का काम है आपका करंट को यूनि डायरेक्शनल बनाए रखना। यूनि डायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में बनाए रखना होता है। अब देखो बच्चों, यहां पे मैं बना रहा हूं, यहां पे आपका ये रहा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये रहा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इधर पी टाइप में होल सिलेक्ट ज्यादा होंगे, पी साइड में क्या होंगे, होल ज्यादा, और एन साइड में क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। ये रहा इलेक्ट्रॉन्स। अब ये मेरे को पता है पी साइड है और ये मेरे को पता है एन साइड है। अब पी साइड एन साइड को मैं ज्वाइन करूंगा तो जानते हो इलेक्ट्रॉन को दिखेगा खाली जगह होल्स, तो तुरंत जाके चिपकेगा। तो इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड जाके क्या हो जाता है, यहाँ पे डिफ्यूज हो जाता है। अब ऐसी होल्स यहां से पी साइड से एन साइड जाके यहाँ क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, और एक इस तरीके से यहाँ क्या बना लेता है पता है आपका, एक लेयर बना लेता है
इस लेयर को बच्चों मैं बोलता हूं क्या पता है, इस लेयर को मैं बोलता हूं क्या, इसको बोलता हूं डिप्लीशन लेयर बोलता हूं। क्या बोलता हूं? डिप्लीशन लेयर बोलता हूं। ठीक है, पहले आगे बताने से पहले मैं बता देता हूं इसका सिंबल क्या होता है, कि डायोड का सिंबल क्या होता है। सिंबल बना दो क्या, ऐसा बोल दिए तो ऐसे बनाना, ऐसे त्रिभुज टाइप से बना देना, ट्रायंगल टाइप से, और बीच में लाइन खींचना और इसमें गोलवा खींच देना, तो आपको बन जाएगा डायोड। इसको मैं बोलूंगा क्या बताओ, डायोड या पीएन जंक्शन डायोड बोलेंगे। जो ट्रायंगल साइड बना है बच्चों इसको पी बोलते हैं, और ये जो लाइन खींचा है इसको बोलते हैं एन। इसको लाइन को बोलते हैं क्या, एन। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये सिंबल समझ में आ गया होगा। एक ट्रायंगल बनाओ, एक डंडा खींच दो, गोलवा खींच दो, तुम्हारा आपका बन गया डायोड। और इसमें ट्रायंगल साइड जो है उसको मैं पी साइड बोलूंगा, और जो लाइन खींचा है उसको मैं बोलूंगा एन साइड। क्लियर है? अब हाँ, मैं बात कर रहा था किसके बारे में, पी साइड को एन साइड से ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे एन साइड का इलेक्ट्रॉन पी साइड आके डिफ्यूज होता है, और पी साइड का होल्स एन साइड जाके डिफ्यूज होता है, और डिफ्यूज होने के बाद यहाँ पे एक चार्ज फ्री लेयर बनाता है। क्या बनाता है? एक चार्ज फ्री रीजन बनाता है। इस चार्ज फ्री रीजन को ही अपन बोलते हैं क्या बताओ, डिप्लेशन लेयर। तो व्हाट इज डिप्लेशन लेयर? व्हाट इज डिप्लेशन लेयर? डिप्लेशन लेयर किसको बोलते हैं क्वेश्चन में आता है, तो आप बोलेंगे डिप्लेशन लेयर क्या है, पीएन जंक्शन डायोड के जंक्शन के पास का वो रीजन जहां पे चार्ज कैरियर होते ही नहीं है, जहां पे चार्ज फ्री रीजन होता है, उसको मैं बोलूंगा डिप्लेशन लेयर। तो बोलोगे क्या, चार्ज फ्री रीजन एट द जंक्शन या अराउंड जंक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज नोन एज डिप्लेशन लेयर। तो डिप्लेशन लेयर क्या है, तुम्हारा पीएन जंक्शन डायोड के जंक्शन के पास का वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स नहीं होते, मतलब चार्ज कैरियर नहीं होते, उसको अपन बोलते हैं क्या बताओ, डिप्लेशन लेयर। तो चार्ज फ्री रीजन एट द जंक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज नोन एज डिप्लेशन लेयर, इज नोन एज डिप्लेशन लेयर, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या बोला यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहां जाके डिफ्यूज हो रहे हैं, होल्स यहां जाके डिफ्यूज हो रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन और होल्स यहां पे जाके डिफ्यूज हो रहा है, तो यहाँ पे एक डिफ्यूजन करंट बन जाता है। क्या बन जाता है? डिफ्यूजन करंट। अब डिफ्यूजन करंट क्या होता है, तो डिफ्यूजन करंट बोल सकते हो क्या, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड डिफ्यूजेस टू पी साइड एंड होल्स फ्रॉम पी साइड डिफ्यूजेस टू एन साइड, ड्यू टू विच करंट राइजेस एट द जंक्शन फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, दैट करंट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। तो बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड, या ऐसे बोलेगा उल्टा शुरू से स्टार्ट करते हैं, होल से स्टार्ट करते हैं, होल्स फ्रॉम पी साइड diffuses to n side and electron from n side diffuses to p side, due to which current rises from p side to n side, which is called क्या कहलाता है बताओ, डिफ्यूजन करंट कहलाता है, डिफ्यूजन करंट। तो बच्चा डिफ्यूजन करंट किसके कारण बन रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन के नाम से। किसके कारण बन रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन के कारण। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, तो पी साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है आपका होल्स, और एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन। तो होल्स यहां से एन साइड मूव कर रहा है, मतलब होल्स क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ पी साइड मूव्स टुवर्ड्स एन साइड, एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ एन साइड मूव टुवर्ड्स पी साइड। ठीक है, तो इनके मोशन के कारण यहाँ पे क्या बन रहा है बताओ, एक करंट बन रहा है। उस करंट को मैं बोलूंगा क्या बताओ, डिफ्यूजन करंट। तो बोल सकता हूँ डिफ्यूजन करंट क्या है बताओ, होल्स फ्रॉम पी साइड डिफ्यूजेस टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड डिफ्यूजेस टू पी साइड, एंड करंट राइजेस from p side to n side, that current is known as diffusion current। अब बच्चा यहाँ पे देखो एक और बात बन रहा है, यहाँ पे क्या बात बन रहा है कि बच्चा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफ्यूज हुआ है पी साइड, होल्स यहाँ पे आया है, तो इलेक्ट्रॉन के नाम से यहाँ क्या हो गया बताओ, नेगेटिव हो गया ये, और होल्स के कारण क्या हो गया यहाँ पे पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव बीच में यहाँ पे एक क्या डेवलप हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको मैं बोलता हूँ बैरियर या पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। अब पोटेंशियल बैरियर क्या है, तो पोटेंशियल बैरियर आप बता सकते हैं क्या, कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस डिप्लेशन लेयर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस
developed across depletion layer is called potential barrier. अब ये बैरियर का काम कर रहा है भाई, रोकने का काम कर रहा है। अब यहाँ पोटेंशियल बैरियर बनेगा तो ये पोटेंशियल बैरियर के कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के होल्स को इधर रिपेल करेगा और इधर के इलेक्ट्रॉन को इधर रिपेल करेगा, मतलब इस जंक्शन से दूर करने का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या बोला मैं, ये पोटेंशियल बैरियर के कारण यहाँ पे देखो माइनस प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस डेवलप होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पी साइड के होल्स को जंक्शन से दूर फेंकेगा और एन साइड के इलेक्ट्रॉन को जंक्शन से दूर फेंकेगा। मतलब कि सीधी सी बात है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का क्या करेगा, अपोज करेगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का अपोज करेगा, किधर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन को अपोज करेगा टुवर्ड्स जंक्शन, जंक्शन की तरफ जो होल्स और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसका अपोज करेगा। ठीक है, ओके। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के कारण बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब जानते हो पी साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बताओ, और यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन साइड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है बताओ, होल्स। तो एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस होल्स को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर पोटेंशियल कारण यहाँ पे डेवलप हुआ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो होल्स को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर किधर मूव कर रहा है, जंक्शन की तरफ मूव कर रहा है, तो जंक्शन की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पे एक करंट बनता है, उस करंट को मैं बोलता हूँ ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलता हूँ, ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट क्या होता है बता सकते हो, तो ड्रिफ्ट करंट बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, नहीं ऐसे बोलते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ पी साइड एंड एन साइड moves towards junction due to electric field across junction, so current rises from n side to p side, n side to p side is called drift current, is called drift current। ऐसा बोल सकता हूं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो p साइड का जो इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ मूव कर रहा है, इधर का होल्स जंक्शन की तरफ मूव कर रहा है, मतलब इधर का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इधर का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। किसके क्रॉस का इलेक्ट्रिक फील्ड, जंक्शन के क्रॉस का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मूव कर रहा है, तो चार्ज के मूव करने से क्या बनता है, करंट। उस करंट को क्या बोलता हूं मैं, ड्रिफ्ट करंट बोलूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें जो डिफ्यूजन करंट था वो पी से एन साइड था, बट ड्रिफ्ट करंट क्या है, एन से पी साइड है। तो ऐसा क्यों, तो उसका कारण है बच्चा, उसका कारण है यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन फोर्स लगाता है और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू द डायरेक्शन फोर्स लगाता है। तो एक बात तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो नेगेटिव चार्ज पे अपने साइड फोर्स लगाएगा, अपने अपोजिट डायरेक्शन में। अगर होल्स है, होल्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में अपने डायरेक्शन लगाएगा, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, होल्स इधर मूव करेगा, जिसके कारण एक करंट बनेगा। एक बार वीडियो देखा जाए, बंद थोड़ा हुआ है, ठीक है, ओके ठीक है। तो बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ पे क्या क्या बात समझ में आया है। हाँ, लेक्चर थोड़ा लंबा है लेकिन वन शॉट वीडियो है बच्चों, आराम से रुक रुक के देखना है, कंप्लीट करना है, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, हमारे सीजी बोर्ड में आएगा, आपको ए टू जेड सब चीज पढ़ लेना, हर एक टॉपिक में आराम से क्लियर किया हूँ। आप फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, आपको सब चीज याद हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, मैं आपको बात कर रहा था किसके बारे में, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड किसको बोलते हैं, तो मैं बोला क्या, एक टू टर्मिनल डिवाइस है जिसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को अपन ज्वाइन करते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है। और ये पीएन जंक्शन डायोड का काम क्या है, ये करंट को यूनि डायरेक्शनल बनाए रखता है, करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने नहीं देता, सिर्फ एक डायरेक्शन में
मूव करने देता है। ठीक है, तो करंट को यूनिडायरेक्शनल बनाए रखता है। ठीक है, डायोड का सिंबल क्या होता है, तो यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल बना दो और एक लाइन खींच दो और यहाँ पे गोल खींचो, ये पी साइड होता है, ये एन साइड होता है। ठीक है, फिर यहां मैं बताया डिप्लेशन लेयर, तो डिप्लेशन लेयर कैसे फॉर्म होता है बताओ, तो डिप्लेशन लेयर बोल सकते हो पी और एन साइड को मिलाते हैं तो पी साइड का होल्स और पी साइड का होल्स एन साइड जाकर डिफ्यूज होता है और एन साइड का इलेक्ट्रॉन पी साइड जाकर डिफ्यूज होता है, जिसके कारण यहाँ पे एक लेयर बन जाता है। वो लेयर में कोई चार्ज नहीं होता, उस रीजन में कोई चार्ज नहीं होता, तो उस रीजन को मैं बोलता हूँ क्या बताओ, डिप्लेशन लेयर। तो बोल सकते हो रीजन एट द जंक्शन इन विच नो चार्ज प्रेजेंस, नो चार्ज कैरियर प्रेजेंस, दैट रीजन इज नोन एज डिप्लेशन लेयर। क्लियर बात। फिर यहाँ बच्चों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाकर डिफ्यूज हुआ, होल्स यहाँ पे जाकर डिफ्यूज हुआ, मतलब एन साइड का इलेक्ट्रॉन पी साइड जाकर डिफ्यूज हुआ, पी साइड का होल्स एन साइड आकर डिफ्यूज हुआ। इसके कारण यहाँ पे पी से एन साइड की ओर एक करंट प्रोड्यूस होता है, उस करंट को मैं बोलता हूँ क्या, डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट क्या है, होल्स फ्रॉम पी साइड डिफ्यूजेस टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड डिफ्यूजेस टू पी साइड, ड्यू टू विच करंट राइजेस फ्रॉम पी टू एन साइड, विच इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। ठीक है, और एक आया बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफ्यूज हुआ, होल्स यहाँ पे डिफ्यूज हुआ, इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे नेगेटिव और होल्स के नाम से पॉजिटिव, तो इसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप होता है, कहाँ पे, डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस डिप्लेशन लेयर इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर को बढ़ा या घटा सकते हैं, किससे बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग और टेम्परेचर से। ठीक है, याद रखना पोटेंशियल बैरियर को अपन बढ़ा या घटा सकते हैं बाय कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग एंड टेम्परेचर से। ठीक है, ओके। एक आता है ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, तो बताया था यहाँ पे जो जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल बैरियर बना है वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पी साइड के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को और एन साइड के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को जंक्शन की ओर मूव करने के लिए मजबूर कर देता है, फोर्स लगा देता है। अब वो मूव करता है तो वहां पे एक करंट बन जाता है, उस करंट को मैं बोलता हूँ क्या बताओ, ड्रिफ्ट करंट। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर of p side and n side moves towards junction due to electric field across the junction, तो current rises from n to p side is called drift current। तो याद रखिएगा डिफ्यूजन करंट में, डिफ्यूजन करंट कहां से कहां डेवलप होता है, p से n साइड, p से n साइड, और ड्रिफ्ट करंट n से p साइड। क्लियर है, ओके। अब आगे मिटाते हैं और आगे बात करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड में दो टाइप का बायसिंग होता है, दो टाइप का कनेक्शन होता है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा एक फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, और दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है बच्चा, देखो ये डायोड है, ये डायोड है, तो डायोड का ये पी साइड है, ये एन साइड है। तो डायोड के जब पी साइड को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और डायोड के एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देता हूं तो किसमें आता है, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, और रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में ये डायोड है तो ये पी साइड है और ये एन साइड है, तो रिवर्स बायसिंग में डायोड के पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देता हूं, तब ये आपका रिवर्स बायसिंग में आ जाता है। तो बच्चा फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड इज कनेक्ट सॉरी पॉजिटिव साइड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड नेगेटिव एंड एन साइड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, देन डायोड बिकम इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड। ठीक है, तो यहाँ पे डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में कब होता है, इन फॉरवर्ड बायसिंग, इन फॉरवर्ड बायसिंग p side of diode connected to positive terminal of battery, positive terminal of battery, and n side of diode is connected to negative terminal of battery बोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इन रिवर्स बायसिंग मोड क्या बोल सकते हो, पी साइड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी,
and n side of diode is connected to positive terminal of battery। ठीक है बच्चा, तो मैं क्या बोला, फॉरवर्ड बायसिंग मोड में क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग मोड में पी साइड पॉजिटिव से, एन साइड नेगेटिव से। ठीक है, रिवर्स बायसिंग मोड में क्या होता है, पी साइड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है। इस तरीके से वो रिवर्स बायसिंग में हो जाता है। ठीक है, अब देखिए फॉरवर्ड बायसिंग मोड में क्या हो जाता है, आपका जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ होता है वो कम हो जाता है। तो बोल सकते हो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर क्या होता है इसमें बताओ, डिक्रीज। ठीक है, अब यहां बोल सकते हो कि रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, इसका जो विड्थ होता है किसका, ऑफ डिप्लेशन रीजन या लेयर बोल दो, ये क्या कर जाता है बच्चा, इंक्रीज हो जाता है, इसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहां पर का जो रेजिस्टेंस होता है डायोड के अक्रॉस का, तो भाई विड्थ डिक्रीज कर गया है और रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। तो बोल सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड है ना, डिक्रीज्ड लिख सकते हो, या फिर बोल सकते हो और लो बोल सकते हो, या स्मॉल बोल देते हैं। ठीक है, और यहां पर का रेजिस्टेंस ऑफ डायोड क्या हो जाता है, यहां पे इंक्रीज बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो बच्चा यहां पे क्या बताओ, लार्ज बोल सकते हो, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो। यहां पे फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट इजिली मूव कर सकता है, तो करंट इजिली फ्लो थ्रू डायोड ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब यहां पे तुम बोल सकते हो, यहां पे क्या बताओ, इसमें जो होता है करंट इजिली मूव नहीं कर सकता है यहां पे, तो करंट फ्लोस नहीं, ऐसा बोलते हैं, वेरी स्मॉल करंट फ्लोस ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, तो एक बात बताओ, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरीज जोड़ते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में पी को नेगेटिव से, एन को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी का जोड़ते हैं, तो रिवर्स बायसिंग में आता है। ठीक है, पी इसमें फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लेशन विड्थ क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसमें इंक्रीज हो जाता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग में वो कम हो जाता है, और इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाता है डायोड का, बढ़ जाता है। ऑलमोस्ट आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस यहाँ पे 0 होगा। देखो आइडियल मतलब सपनों का डायोड, तो आइडियल डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 0। और यहाँ पे आइडियल डायोड को मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस जो होगा, तो आइडियल डायोड का जो रेजिस्टेंस यहाँ बोलूंगा किसमें, रिवर्स बायसिंग मोड में, तो बच्चा इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब करंट जो होता है आसानी से फ्लो करता है, किसके कारण, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। इसमें जो करंट वेरी स्मॉल करंट फ्लो होता है किसके कारण, आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। किसके कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। तो आप लोगों को फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग भी समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। यहां पे एक और बात बोल सकते हो, यहां पे मैं बात किया था एक और 5वां नंबर में बोल सकते हो क्या, इसमें जो डिफ्यूजन करंट होता है, क्योंकि डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी चार्ज करंट के कारण आता है, तो डिफ्यूजन करंट यहाँ पे आपका ज्यादा होगा किससे बताओ, ड्रिफ्ट करंट से। क्योंकि डिफ्यूजन करंट किसके कारण होता है, डिफ्यूजन करंट होता है आपका मेजॉरिटी चार्ज करंट, और ड्रिफ्ट करंट होता है माइनॉरिटी चार्ज करंट। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज करंट के कारण करंट फ्लो होता है फॉरवर्ड बायसिंग में, तो डिफ्यूजन करंट ज्यादा होगा किससे बताओ, ड्रिफ्ट करंट से। सेम टू सेम यहाँ पे उल्टा बात लिख दो, लिखना चाहोगे तो उल्टा बात क्या हो जाएगा इसमें, तो उल्टा बात ये होगा कि ड्रिफ्ट करंट आपका ज्यादा होगा इसमें डिफ्यूजन करंट के कंपेयर में, ठीक है। ओके, तो यहां पे आप लोगों को फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग भी मैं कंप्लीट कर दिया। अब इसको मैं मिटाता हूं।
अब आखिरी बारी है किसका पता है? रेक्टिफायर। किसका बारी है? रेक्टिफायर। लास्ट टॉपिक। सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, नहीं तो ऐसे तो पहले बहुत ज्यादा सिलेबस हुआ करता था। इसमें अपने को ट्रांजिस्टर भी पड़ता था, पीएन जंक्शन डायोड का बहुत सारा यूजेस हैं, एलईडी के फॉर्म में, सोलर सेल के फॉर्म में, बहुत कुछ फॉर्म। ठीक है, तो वो सब हट गया सिलेबस से, पढ़ना ही नहीं है। तो हमको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पीएन जंक्शन डायोड का यूज होता है, एक ही टाइप का यूज पढ़ने वाले हैं, जो कि है आपका रेक्टिफायर के फॉर्म में। तो यहाँ मैं बात करूंगा किसका? रेक्टिफायर। तो बच्चा रेक्टिफायर क्या है? तो बच्चा रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो आपका अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को डीसी करंट या वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो बोल सकते हो क्या है? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी, जो एसी वोल्टेज या करंट को डीसी वोल्टेज या करंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और यहां पे बच्चा एक शब्द और पूछ देता है एग्जाम में, रेक्टिफिकेशन क्या होता है? रेक्टिफिकेशन, तो रेक्टिफिकेशन क्या होगा? तो रेक्टिफिकेशन आप बता सकते हो, रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको मैं बोलूंगा रेक्टिफिकेशन। तो बोल सकते हो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन बोल सकते हो। तो रेक्टिफिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं अपन। ठीक है, ओके। अब रेक्टिफायर का यूज करते हैं अपन बच्चों दो तरीकों से। ठीक है, तो यहां पे रेक्टिफायर दो तरीके से यूज हो सकता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहां पे मैं बात करूंगा, पहला क्या बात करूंगा? हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है इसका फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर का बाद में बात करता हूं, पहले हाफ वेव रेक्टिफायर बात करते हैं। मतलब देखा जाए तो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो यही है। ठीक है, हमारे सीजी बोर्ड में देखा जाए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर। अब यहां से क्वेश्चन नहीं आता है तो डायरेक्ट आपका डायोड आ जाता है, डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग, वहां से क्वेश्चन नहीं आया तो पीछे और चले जाओ, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, वहां से क्वेश्चन नहीं आया तो उसके पीछे और चले जाओ, तो आपका आ जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इससे पीछे थोड़ा जाएगा, वहां से भी क्वेश्चन नहीं आता तो पीछे चले जाओ, एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड। तो आपके पास बहुत ऑप्शन है यहाँ पे क्वेश्चन बनने के, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मैं बोलूंगा आपका होगा डायोड और दूसरा होगा आपका रेक्टिफायर। इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? तो देखो बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर में तीन चीज पूछेगा, इसका एक डायग्राम, दूसरा वर्किंग और तीसरा इसका वेव डायग्राम, आउटपुट वेव डायग्राम। तो देखो यहां मैं एक यूज करता हूं बच्चा, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसके इनपुट साइड टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे और आउटपुट साइड नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। ठीक है, और इसके इनपुट साइड लगा कर रखता हूं मैं एक एसी सोर्स। क्या लगा कर रखता हूं? एसी सोर्स वोल्टेज बोल सकते हो। और आउटपुट साइड लगा कर रखता हूं एक डायोड। क्या लगा कर रखता हूं? एक डायोड, और यहां पे एक लगा देता हूं लोड रेजिस्टेंस। क्या लगा देता हूं? लोड रेजिस्टेंस। और ये है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये लोड रेजिस्टेंस है, ये क्या है आपका? डायोड है, डी फॉर ओके। अब इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम आपका रहेगा। ओके, ठीक। अब बच्चा इसका मैं बात करता हूं वर्किंग का, इसका मैं बात कर रहा हूं किसका? वर्किंग का। तो वर्किंग भी एकदम इजी है। देखो हमको पता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो, क्या करता है? एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब उसका डायरेक्शन लगातार चेंज होते रहता है, साथ ही साथ वैल्यू भी चेंज होता है। फिलहाल अपन फोकस करते हैं डायरेक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो देखो हर एक देखा जाए, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। देखो अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऐसा जा रहा होगा, तो इसको बोलूंगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको बोलूंगा नेगेटिव हाफ साइकिल। यहां से यहाँ एक फुल साइकिल कहलाता है, कंप्लीट साइकिल। तो यहां से यहाँ आधा है, यहां से यहाँ भी आधा है, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। फिर आगे जाएगा तो फिर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में प्लस ये माइनस होगा, यहाँ पे प्लस इंड्यूस होगा, यहाँ पे माइनस। तो प्लस के कारण ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा और ये माइनस कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। अब जानते हो डायोड में ये P होता है, ये N होता है। अब हमको पता है जब P पॉजिटिव से जुड़ता है, N नेगेटिव से जुड़ता है, तो P पॉजिटिव से N नेगेटिव से, तब ये किसमें आ जाता है? फॉरवर्ड बायस में।
और जब फॉरवर्ड बायस मोड में आता है तब यहाँ से करंट फ्लो कर जाता है। अब करंट इससे फ्लो करेगा तो मेरे को आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पे बल्ब लगाऊंगा तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? बिल्कुल जलेगा कि भाई यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हुआ, करंट फ्लो करके पहुंचेगा, बल्ब में पहुंचेगा तो बल्ब जलना स्टार्ट हो गया, तो मतलब मेरे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, मैं बोल सकता हूं इन एवरी या ड्यूरिंग एवरी पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D is forward biased। ठीक है, सो बोल सकते हो करंट फ्लोस थ्रू डायोड एंड वी गेट आउटपुट। ठीक है, अब यहां पे आउटपुट पाएंगे। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल तो हो गया, अब नेगेटिव हाफ साइकिल बात करते हैं। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये जो पोलैरिटी है बदल जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया मान चलो, और यहाँ पे प्लस। अब ये माइनस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो डायोड का पी साइड नेगेटिव से और एन साइड पॉजिटिव से, ये किसमें हो जाएगा? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में होगा तो यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ जाएगा, आइडियल डायोड होगा तो। और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट आएगा तो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा। अब करंट फ्लो करेगा ही नहीं तो करंट यहाँ पहुंचेगा क्या? नहीं। करंट नहीं पहुंचेगा तो यहाँ बल्ब लगाएगा तो बल्ब जलेगा क्या? नहीं। मतलब मेरे को आउटपुट मिला क्या? नहीं। तो बोल सकते हो यहाँ पे ड्यूरिंग एवरी नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड is reversed biased। So no current flows through diode। क्लियर बात? तो सो अपने को आउटपुट मिलेगा क्या? तो सो बोल सकते हो नो आउटपुट इज ऑब्टेन्ड, कोई आउटपुट अपने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से तुम बोल सकते हो यहाँ पे जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो एवरी हाफ साइकिल को, एवरी पॉजिटिव हाफ साइकिल को करंट को बहने दे रहा है और एवरी नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक कर दे रहा है। तो इस तरीके से वो क्या कर दिया बताओ? सिर्फ प्लस प्लस डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं? जाने दे रहे हैं, और माइनस डायरेक्शन को जाने नहीं दे रहे हैं। तो मेरे को आउटपुट क्या मिल रहा है? सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन मिल ही नहीं रहे, क्योंकि इसमें तो जीरो हो जा रहा है, इसमें करंट मिल रहा है। तो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट मिल रहा है, नेगेटिव नहीं मिल रहा है। तो बताओ आउटपुट क्या मिल रहा है मेरे को? सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो क्या बन गया? यूनिडायरेक्शनल। तो डायोड क्या करता है? करंट को अलाउ करता है सिर्फ वन डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए। तो ऐसा बोल सकते हो इसका वर्किंग हो गया। अब मतलब इसका आउटपुट वेव बनाता हूं। क्या? आउटपुट वेव ग्राफ देखो। तो ये समझ लो इनपुट वोल्टेज है या करंट है, ऐसा करके जा रहा है। ठीक है, ओके। अब मैं यहां से ऐसा करते करते लाइन खींच लेता हूं। ओके। अब यहां पे मैं बनाता हूं क्या बच्चा? आपका आउटपुट। ये मान के चलो आपका आउटपुट वोल्टेज है, करंट है। अब देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव। हर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या हो जाता है बताओ? फॉरवर्ड बायस। और यहाँ पे डायोड नेगेटिव क्या हो जाता है बताओ? रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस पे क्या होता है? फॉरवर्ड बायस पे करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है तो आउटपुट मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट मिल रहा है, मतलब यहाँ मैं बोल सकता हूँ ये आउटपुट मिलेगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल को क्या कर रहा है? तो नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस में होता है तो करंट फ्लो नहीं करता। करंट फ्लो नहीं करेगा तो मेरे को आउटपुट मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट मिलेगा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे करंट क्या था बताओ? इनपुट में क्या था? पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं करंट के, बट आउटपुट पे क्या हो रहा है? आउटपुट पे सिर्फ करंट पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव जीरो। तो करंट क्या हो गया? यूनिडायरेक्शनल हो गया। क्या हो गया? यूनिडायरेक्शनल हो गया। ठीक है बच्चा, एक बात और याद रखना इसमें क्या कि हाफ वेव रेक्टिफायर पे इनपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी के। इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। पूछ देता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो बोल देना इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर। मतलब मान के चलो यहाँ मैं फ्रीक्वेंसी दिया 50 हर्ट्ज का, तो भाई आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी कितना होगा? 50 हर्ट्ज का। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अब मैं इसको मिटाता हूं और लिखता हूं फुल वेव रेक्टिफायर। क्या लिखता हूं? फुल वेव रेक्टिफायर। तो
तो फुल वेव रेक्टिफायर में सेम डायग्राम रहेगा, बस बच्चा यहाँ पे 2 डायोड यूज होता है। कितना डायोड यूज होता है? यहाँ पे 2 डायोड यूज होता है। तो यहाँ पे डाल दो एक डायोड D1 और नीचे से डाल दो एक डायोड D2। इन दोनों डायोड को ऐसे जोड़ो और बीच से यहाँ पे डाल दो लोड रेजिस्टेंस। क्या डाल दो? लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैं क्या यूज कर दिया बताओ? 2 डायोड यूज किया, अब बीच में लोड रेजिस्टेंस है। ओके, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब बच्चा क्या होता है पता है? हर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में, हर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल पे यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस। अब ये प्लस है तो ये नीचे माइनस आएगा, ये नीचे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस से ये प्लस में आ गया, ये माइनस यहाँ से आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सेम टू सेम, ये माइनस पास में है तो ये माइनस, अब प्लस यहाँ से इधर आएगा तो ये प्लस, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये P है, ये N है, यहाँ भी बोल सकते हो ये P है, ये N है। तो P पॉजिटिव से N नेगेटिव से किस में आ जाएगा? फॉरवर्ड बायस। और यहाँ पे P नेगेटिव से N पॉजिटिव से किस में आ जाएगा? रिवर्स बायस। तो देखो डायोड D1 क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस, और डायोड D2 क्या हो गया? रिवर्स बायस। तो ड्यूरिंग एवरी पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड डायोड D2 is reverse biased. So we get output through किसके थ्रू पाएंगे बताओ? डायोड D1। तो क्योंकि आउटपुट अपन पाएंगे किसके कारण बताओ? डायोड D1 के कारण। क्योंकि करंट, एक बात बताओ, फॉरवर्ड बायस में करंट यहाँ से फ्लो करेगा, फ्लो करके यहाँ पहुंचेगा तो मेरा बल्ब जल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से करंट जाएगा तो ब्लॉक, क्योंकि ये रिवर्स बायस में करंट फ्लो ही नहीं करेगा, करंट आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो करंट डायोड D1 से बढ़ के मेरे को यहाँ मिल रहा है, इसलिए मेरे को आउटपुट मिलेगा किससे बताओ? डायोड D1 के थ्रू मिलेगा। क्लियर है। और ड्यूरिंग एवरी नेगेटिव हाफ साइकिल में माइनस, ये प्लस, तो माइनस प्लस है तो ऊपर यहाँ माइनस डेवलप होगा और यहाँ प्लस, ठीक है। अब ऊपर माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो ये माइनस है तो यहाँ माइनस, प्लस यहाँ पे आएगा तो प्लस, ये प्लस है तो यहाँ प्लस, और माइनस यहाँ पे आएगा तो माइनस, इस तरीके से आएगा। अब देखो ये P माइनस से N प्लस से तो क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। और यहाँ देखो P प्लस से N माइनस से तो किस में आ जाएगा? फॉरवर्ड बायस। अब देखो करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो करंट यहाँ से फ्लो ही नहीं करेगा, रिवर्स बायस में करंट फ्लो ही नहीं करता। अब करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, फ्लो करके यहाँ पहुंचेगा और यहाँ बल्ब जलेगा। तो इसका मतलब ड्यूरिंग एवरी नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D1 इज रिवर्स बायस, एंड डायोड D2 is forward bias. So we get output through किसके थ्रू आउटपुट पाएंगे बताओ? डायोड D2। तो इस तरीके से बोल सकते हो बच्चों, इस बार पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी मेरे को करंट मिल रहा है आउटपुट, और यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मेरे को क्या मिल रहा है? आउटपुट। इस बार दोनों में आउटपुट मिल रहा है मेरे को। और कैसा मिल रहा है देखो, तो पॉजिटिव मिल रहा है किसके कारण बताओ? यहाँ पे इनपुट वेव डायग्राम ऐसा बनाओगे, ये जाएगा तो आउटपुट यहाँ पे, आउटपुट में क्या है यहाँ बताओ? D1 के थ्रू मिल रहा है, D1 फॉरवर्ड बायस में है, और D2 क्या है बताओ? यहाँ पे रिवर्स बायस में। और यहाँ पे किसके कारण मिल रहा है बताओ? डायोड D1 के कारण, क्योंकि D1 फॉरवर्ड बायस है तो यहाँ पे मेरे को आउटपुट मिल रहा है। अब यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 रिवर्स बायस हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा मेरे किसके कारण? D2 डायोड के कारण। फिर यहाँ पे मेरे को आउटपुट मिलेगा D1 के कारण, फिर मेरे को आउटपुट मिलेगा यहाँ पे D2 के कारण। यहाँ पे देखो इस बार हर एक साइकिल मेरे क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आउटपुट हर एक साइकिल मिल रहा है। इस नाम से तुम बोल सकते हो यहाँ पर का जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा फुल वेव रेक्टिफायर में, तो फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स होता है इनपुट फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ये है, मान चलो इस बार 50 हर्ट्ज देता हूँ, इनपुट को 50 हर्ट्ज देता हूँ, तो इधर का आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हर्ट्ज। मतलब 50 दिया 100, 60 दिया 120, 10 दूंगा 20, तो 2 गुना हो जाता है फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर अच्छे से, और यही मेरा टॉपिक कंप्लीट होता है और हमारा 1 शॉट लेक्चर कंप्लीट होता है। तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये चैप्टर उतना भी टफ नहीं लगा होगा जितना कि आप लोग सोचते हो। ये चैप्टर आसान है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट 1 शॉट लेक्चर पे, ठीक है। बाय बाय।